left. Let's be very clear. So let's ask Bharat Soni Saab, who's been waiting, I think, for the last 7 minutes. Bharat Soni Saab, namaskar. राजीव जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार। Apologies, sir. Apologies. You have to wait for some time. I'm so sorry, sir. Absolutely no problem, sir. Absolutely no. Sir, It's a pleasure listening to the debate. it wasn't really a debate. It was more of a conversation. तो सर, अब हर जगह पे हर कांग्रेस के हैंडल पे है जबरदस्त राहुल गांधी मणिपुर में, नरेंद्र मोदी मुंबई में, अंबानी का नाम न लेते हुए और मुंबई में मोदी जी क्या कर रहे हैं सबको मालूम है जी। और बहुत कोशिश कर ली सर, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी को अंबानी जी की शादी में बुला करके, तो लेकिन आए नहीं। इसके पीछे क्या है सर, जरा बताएं प्लीज। राजीव जी देखिए, ये शादी अटेंड करना नहीं करना ये फैमिली का व्यक्तिगत मामला है, और उस प्रकार से जिन लोगों को भी आमंत्रित किया गया था वो लोग आए। और राहुल जी के परिवार में सोनिया जी, प्रियंका जी, इन्होंने ऐसे सोचा होगा कि इसमें जाना बहुत उचित नहीं होगा, ये गलत मैसेज देगा, ये रॉन्ग सिग्नल देगा पूरे देश भर में कि एक तरफ हम उनका विरोध करते हैं और दूसरी तरफ उनके ही शादी में जाते हैं। जैसे कि देखिए, मोदी जी ने कहा कि टेम्पो भर भर के पैसे उनके अंबानी जी के थोड़े दिन पहले ही बोले थे, और उन्हीं के शादी में जाके वापस जो यंग कपल, मैरिड कपल है, उसको आशीर्वाद देना, ये कहाँ का पॉलिटिक्स है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रकार से आप एक जगह पे अलग बात करो, दूसरे जगह पे अलग बात करो, उनके फैमिली के फंक्शन में पहुंच जाओ और पूरे देश भर में बताते रहो कि नहीं जाएंगे, उनका कार्यक्रम अलग है, वो तो रशिया में है, वो तो किसी दूसरे कार्यक्रम में है, ऐसा बोल के आखिर में पहुंच जाना कि उनके यहाँ गए, ठीक है, वो उनका पर्सनल निजी ये रहा होगा, उसमें मैं कुछ राजकीय ये नहीं देखता हूं। But Soni साहब, do you believe that this is an ugly display of wealth? Do you believe that this is an ugly display of wealth? जब राहुल गांधी जी is talking about unemployment, जब राहुल गांधी जी saying कि mass unemployment होगा, GST, demonetization, unplanned COVID, जो लॉकडाउन हुआ, ये सब तरीके destroyed the economy, किसान फार्मर्स का इशू है, किसान मर रहे हैं, तो आप प्री वेडिंग में 7,500 करोड़ के आसपास खर्चा कर रहे हो, और फिर शादी में 3-4 दिन के इवेंट में और 7,500 करोड़ से 10,000 करोड़ तक खर्चा कर रहे हो। डू यू बिलीव दैट इट वुड नॉट मैच? ये मैच नहीं होगा। और फिर राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली शादी में जाएंगे फर्स्ट। आप यू आर रेजिंग इश्यूज अफेक्टिंग द कॉमन मैन, एंड हियर इज एन अगली डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। नाउ हाउ डू यू सी दैट? इज इट एन अगली, डू यू बिलीव इन एन अगली डिस्प्ले ऑफ वेल्थ? प्रदीप जी देखिए, उनके पास पैसा है, और आपके हिसाब से अगर 7,500 करोड़ रुपया जो अगर इस शादी में खर्चा हुआ है, तो वो उनका निजी उनकी दौलत है, उसमें से उन्होंने खर्चा किया है। उसको मैं ये प्राइस राइज, महंगाई, इससे नहीं जोड़ रहा हूं। सर ये क्या है, 7,500 करोड़ अगर खर्चा किया है तो वो इकोनॉमी में आया है, वो सर्कुलेशन में आया है, तो सर्कुलेट होने दीजिए, क्योंकि इसमें जितने लोग जुड़े थे सर, एक शादी के अंदर, शादी एक इंडस्ट्री है सर, इस शादी में जितना पैसा खर्चा होता है वो देश की इकोनॉमी में आता है। हम देखिए, मैं भी एक गुजराती हूं, हम गुजरातियों में शादी होती है बड़ी, इट्स अ बिग फैट वेडिंग गुजरातियों में, तो उस हिसाब से अगर उनके पास दौलत है और वो उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वो उनका मानना है, वो उनके लिए है। सर वो लोग तो राजनीति में है नहीं कि वो लोग एक अलग बोल रहे हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं, वो लोग इकोनॉमी चला रहे हैं, वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसको मैं नहीं जोड़ूंगा। लेकिन मोदी जी का वहां जाना, जहां पर महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, आप दाल के दाम देख लीजिए, आप सब्जियों के दाम देख लीजिए, आप जो गरीब के मुंह से निवाला छीनकर अपने अमीर दोस्तों को मौज करवाना, ये मोदी जी का जो काम है वो गलत है सर। जहां पर बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, और सर बेरोजगार लोगों के लिए गुजरात के ही अंकलेश्वर शहर के अंदर अगर इतने सारे अनएम्प्लॉयड यूथ आ जाते हैं और वहां की रेलिंग टूट जाती है, तो कहीं पर हम लोग ना चूके हैं
हम लोग की सरकार Are you seeing the footage right now? बिल्कुल सर, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ राहुल जी, बिल्कुल देख look रहा at that. हूँ। I mean, this is amazing. Look at what Rahul Gandhi is doing. अरे वो मिस्त्री के साथ काम कर रहे हैं सर, सीमेंट लगा रहे हैं। अरे बाबा, this is brilliant stuff. Nobody's done this before. I mean, he has really taken the country by storm. Everybody has started to love him. Bharat Soni Saab, I don't know what he's doing, but what he's doing seems to be right. It has touched a chord among a lot of people. अभी बीजेपी वालों को, बीजेपी का जो नेतृत्व है और उनका जो थिंक टैंक है और उनका जो आईटी सेल है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है इसका मुकाबला कैसे किया जाए। भरत सोनी साहब बताएं। राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास अभी कोई नैरेटिव सेट करने के लिए नहीं है। उनको इसको जवाब कैसे देना वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। आप पार्लियामेंट में भी देखे होंगे जब उन्होंने शिव जी का फोटो दिखाया और जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को जवाब दिया, उस समय भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस समय भी वो कुछ बता नहीं पा रहे थे। उसी तरह से राहुल जी जिस प्रकार से लोको पायलट्स को मिले, जिस प्रकार से ये मैसन के पास जाके, तो देखिए सर, राहुल जी एक अलग किस्म के व्यक्ति है, इनको लोग समझे नहीं। और उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, पिछले 10 साल से करोड़ों रुपए खर्चे किए गए राहुल जी की प्रतिमा को खराब करने के लिए जी। सर, मैंने देखिए देश के शुरुआत में भी, ये इस साल के शुरुआत में भी मैंने कहा था कि 2024 ये हमारा है, 2024 ये इंडिया गठबंधन का है, 2024 ये राहुल गांधी जी का है। तो सर आए आपके सामने, राहुल जी हैज अराइव्ड ऑन द सीन और नो लुकिंग बैक सर। इसके बाद देखिए हम लोग देख रहे हैं राहुल गांधी हैज डन इज ही इज फॉलोइंग गांधी जी। मुझको ऐसा लगता है जो गांधी जी का फलसफा है कि यू गो टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इट्स ओनली देन दैट यू कैन अंडरस्टैंड इंडिया। आई थिंक ही इज डूइंग दैट। व्हाट डू यू थिंक भरत सोनी साहब? बिल्कुल राजीव जी, सी ही इज अ मिक्स ऑफ महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा जी। ये लोग जिस प्रकार से गरीबों को देखते थे और जिस प्रकार से गरीबों के प्रति सद्भावना रखते थे, गरीबों को किस प्रकार से उसमें से बाहर निकाला जाए उसका सोचते थे, वो आज राहुल जी के दिमाग में है। अब सारे इनके कार्यक्रम देखिए सर, जो इन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार से महालक्ष्मी योजना के तहत क्या दूंगा, मैं किस प्रकार से आधी आबादी पूरा हक वो किस प्रकार से दूंगा, शक्ति का सम्मान किस प्रकार से करूंगा, ये सारी चीजें जो हमारे मैनिफेस्टो में थी वो बिल्कुल हमारे ध्यान में है सर। और देखिए तीसरे बार सत्ता पे आने के बाद भी अभी तक इनके पास कोई थॉट्स नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे, बेरोजगारी किस प्रकार से निपटाएंगे, जो अनएम्प्लॉयड पोस्ट है उसको कैसे भरे, जो वैकेंसीज है उसको किस प्रकार से भरेंगे, और जो बाकी के अन्य जो कार्यक्रम है जैसे कि ये आत्मवीर जो है, अग्निवीर जो है, अग्निवीर को बंद करेंगे कि नहीं, किस प्रकार से अगर जो मिलिट्री में काम करने वाले, डिफेंस में फोर्स में काम करने वाले लोगों को किस प्रकार से देखेंगे उसके बारे में कोई उसके पास सोनी साहब, the Sakal survey shows that MA is going to win the elections. Muslims आपके साथ है, कट्टर आपके साथ खड़े हैं, संविधान खतरे में है और ये मैसेज अब तक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि संविधान खतरे में है। तो नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने मिलकर कहा कि संविधान हत्या दिवस 25 जून, the darkest days of Indian democracy, 25th June when Indira Gandhi imposed the emergency. Now is this a threat? जो बार बार राहुल गांधी जी अपने जेब से संविधान का कॉपी निकालकर पूरे देश को दिखा रहा है, क्या लोगों के मन में बैठ गया कि this is the government that is जो बोले 10 years of unimposed emergency? तो क्या ये बार बार हर इलेक्शन में उभर कर आएगा? And this has got the hell out of the BJP and they said 25 जून को संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर कर देते। How do you see संविधान हत्या दिवस? सर देखिए, पहले तो ये संविधान खतरे में है, ये नैरेटिव इलेक्शन में कैसे चला उसके बारे में बताता हूं मैं सर 400 पार का नारा दिया और उनके जितने भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने कहा कि अगर हम लोग सत्ता पे आएंगे तो हम लोग ये संविधान बदली करेंगे। ये बोलने से वहां से शुरू हुआ
इसलिए सर हम लोग ऐसे ही नहीं, मैं भी ये लेके घूमता हूँ सर, मेरे पास भी ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, वाह जी, हमारे वाह, सभी के पास नहीं है। जबरदस्त, तो जय हिंद, यही सर। डरा हुआ है, यही तो डर का माहौल बना दिया आपने, ये जय डर हिंद, का सर। माहौल बना दिया। ऐसे जय हिंद, जय हिंद। सर देखिए, लेकिन सर उन्होंने जिस प्रकार से डर का माहौल उन्हीं ने पैदा किया, सर आज भी लोगों के अंदर क्यों डर है, सर वो क्यों नहीं बोल रहे कि ऐसा नहीं है, उनकी बातों में क्यों कोई मान नहीं रहा है। अगर मोदी जी अगर बोलते हैं कि भाई संविधान खतरे में नहीं है, ये कांग्रेस का नैरेटिव है और गलत नैरेटिव है, तो लोगों ने उनको बिलीव करना चाहिए। लेकिन लोग, उनके जो देश की जनता है, वो उनके झूठ को समझ गया है सर, क्योंकि किस प्रकार से मोदी जी ने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो उनको डर लगता है कि 2 करोड़ नौकरियों का मुझे पूछ नहीं बैठे, उनको ये डर लगता है कि किसानों की आमदनी दुगनी कब होगी उसके बारे में को उनको सवाल न कर दे। इसलिए इन सबसे बचने के लिए मोदी जी ये ऐसे सारे झूठ के जो एजेंडा है वो लोगों के सामने लाते हैं और लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। No, but मोदी जी ने कह रहा है कि now you are talking about आपने कांग्रेस ने जयराम रमेश जी ने कहा कि during 2013-14 the petrol diesel the oil crude oil prices was $111 and मनमोहन सिंह जी ने मेंटेन करके पेट्रोल और डीजल को कम कर दिया। मगर आज जो बीजेपी ने आंकड़े दिखाए कि लखनऊ में पेट्रोल 94 रुपीस 65 पैसे में बिक रहा है, तेलंगाना में 107 रुपए में बिक रहा है, दैट मीन्स करीबन 13 रुपीज मोर यू आर डूइंग देयर इन तेलंगाना सेलिंग पेट्रोल। आप चेन्नई में आप घटक दल they are selling petrol 9.88 rupees more than what is being sold in Lucknow. In Kerala, in Bangalore, they are saying 8.21 rupees आप महंगा बेच रहे हो। तो ये गलत आंकड़ा देख रहे हैं कि आप कि the oil prices have come down and Modi is not reducing. Why is your Congress ruled states selling the petrol more than what BJP is selling in Lucknow? That is what the आपको काउंटर पोस्ट पूछा है बीजेपी ने कि यू आर जस्ट टेलिंग आप महंगा क्यों बेच रहे हो। सोनी साहब। प्रदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर। देखिए, लेकिन 2014 के इलेक्शन के पहले किसने कहा था कि पेट्रोल हम लोग 30 रुपए बेचेंगे, 35 रुपए बेचेंगे? 35 रुपए सर, 30 रुपए नहीं, 5 रुपए भूल गए। सॉरी, 35 रुपए बेचेंगे, किसने कहा था? उन्होंने कहा था सर। आज इंटरनेशनल, सर जयराम रमेश जी जो बता रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो घटी है, और उस घटने के हिसाब से गवर्नमेंट ने उसका जो रेट्स है वो कम करना चाहिए। ये क्या बता रहे हैं सर हमको कि जो एक्साइज है स्टेट पैसे लाएगा कहां से? स्टेट का जो एक्साइज है उस एक्साइज को ये लोग कम करने के लिए बोल रहे हैं सर। सो वो गलत बता रहे हो लोगों को, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप पहले जो जिस प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय के जिस प्रकार से पेट्रोल के प्राइसेस को स्थिर रखा गया था, उस समय तो बदनाम किया गया था कि पेट्रोल बॉन्ड्स दिए गए हैं, वो 2025 और 26 तक चलने वाले हैं सर। तो अभी इन लोगों को कौन रोक रहा है सर? ये भी तो दे वो लोग। लेकिन लोग सर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे, पेट्रोल इसमें कारों में या जो कुछ भी पेट्रोल यूज करता है वो सिर्फ अमीर लोग नहीं यूज करते सर, उसके साथ देश की इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। इसके साथ ना सर, मुंबई पेट्रोल प्राइस टुडे इज 103 रुपीज 44 पैसा पर लीटर। तो वो यूपी की प्राइस बताएंगे, मुंबई की प्राइस नहीं बताएंगे। मुंबई में भी तो बीजेपी की सरकार है सर, 103 रुपए 44 पैसे। तो मुंबई की भी तो प्राइस बताइए। एंड एज फार एज आई नो, लेट मी चेक, आई थिंक the price of petrol is the highest in Jaipur, if I'm not mistaken. I'm not sure. Because Rajasthan usually has the largest excise, from whatever I remember. Rajesh ji, I will add to your comment. सर देखिए, इन्होंने वादा किया 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे राजस्थान में जी। तो सत्ता में आना था, इसलिए 500 में दे रहे सर। गुजरात में 27 साल से उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है सर। वहां पर ये लोग गुजरात की सरकार के अंदर क्यों 500 रुपए में नहीं दे रहे सर? वो लोग जयपुर प्रदीप जी सुनने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 104 रुपए 88 पैसे, 104 रुपीज 88 पैसा इन जयपुर। सर इट्स बीजेपी गवर्नमेंट। बिल्कुल तो वहां पर क्यों नहीं कम करते? वहां पर 94 रुपीज पे लेकर आओ, जैसा कि आप लखनऊ में बेच रहे हैं।
The BJP should sell it for 94 rupees in Lucknow, in Mumbai, in Jaipur, in Madhya Pradesh. I am reasonably certain the price is quite high even in Bhopal. I haven't checked, but I will. जी आप बोल रहे थे कुछ सर, बोलिए. तो राजीव जी, आजकल क्या है, बीजेपी के लोग आजकल ना सब बाजू से घिर गए हैं. अभी जो पहले वो झूठ फैला थे जिस प्रकार से वो एक्सपोज हो गया है. लोग अभी जानने लगे हैं कि ये किस प्रकार से झूठ का जो साम्राज्य इन लोगों ने जो फैलाया था वो अभी लोगों के ध्यान में आ गया है. इसलिए लोग इस बार उनकी बातों में आ नहीं रहे हैं सर. आने वाले जितने भी सत्र होंगे सर, वो सेशन. सर गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज. भोपाल price of petrol, it's a BJP government, right? Mr. Yadav, I think Mr. Manoj Yadav, that's his name. Who's the chief minister? मुझे तो नाम भी याद नहीं है सर उनका. कोई यादव साहब हैं, मैं जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के. मोहन यादव. मोहन यादव जी, आई एम सो सॉरी सर, मोहन यादव साहब. सर 106 रुपए 47 पैसे भोपाल. बिल्कुल सर. 106 रुपीज 47 पैसा पर लीटर. बीजेपी की गवर्नमेंट है, सो व्हाई डोंट दे लोअर द प्राइस हियर? 10 रुपए से कम करो. नहीं नहीं बोलते, हम सिर्फ लखनऊ की बात कर रहे हैं सर. हम सिर्फ बीजेपी सेज दैट आई एम वी आर ओनली स्पीकिंग अबाउट लखनऊ. आप लखनऊ से ही कंपेयर. व्हाई लखनऊ? लखनऊ से ही कंपेयर. व्हाई नॉट ऑल अदर बीजेपी गवर्नमेंट? क्योंकि उन्होंने एग्जांपल कौन सी दी सर? चेन्नई की एग्जांपल दी. एग्जांपल उन्होंने तेलंगाना, चेन्नई, बैंगलोर की केरला की एग्जांपल. यस यस यस. तो फिर आप भोपाल की भी तो बात करें, जयपुर की भी तो बात करें भाई. नहीं वो अनफेयर हो गया सर. हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल अनफेयर है. आई एग्री विद यू, एब्सोल्युटली अनफेयर. बट आई डोंट डिसएग्री सर. I don't disagree with the BJP policy here, very frankly speaking. Rightfully speaking, the BJP should come out and say, hey, listen, we cannot lower the fuel prices because we need this money for infrastructure. Otherwise, we will not be able to balance our budget. Our budget will go haywire. अगर आज पेट्रोल बॉन्ड्स इशू करें या डीजल बॉन्ड्स इशू करें या फ्यूल बॉन्ड्स इशू करें जैसे कि मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, they will not be able to finance their budget. Let's be very clear. सर सच बोलना चाहिए ना. भरत सोनी साहब आप बताएं, you've been a banker. The best thing to do is to tell the truth. सर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दे रहे हैं आपको. आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगर बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जो अगर जो ये सब पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाते हो तो फिर टोल क्यों ले रहे सर? करेक्ट. सब जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर 25-30 साल से अभी तक टोल ले रहे हैं. और कितना टोल है सर? सर वो तो जितना खर्च हुआ है उसके लिए, ये उसके लिए जो आगे खर्च करना है सर, उसी के लिए बता रहा हूं सर. भरत सोनी साहब, आप जो संविधान लेके अभी दिखाए, आप संविधान लेके दिखाए, हर लॉयल कांग्रेसमैन संविधान का कॉपी लेके, यस यस यस, संविधान का कॉपी. ये एक भय का वातावरण बन गया पूरे बीजेपी को. जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस डजंट हैव एनी लेजिटिमेट राइट टू टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का हत्या आपने 90 बार किया, 90 टाइम्स. भरत सोनी जी, you have hit attacked the constitution 90 times by destabilizing legitimate elected governments. You have attacked the constitution, you have destroyed the pillars of the constitution by your act. You don't have any legitimate right to say that we are protecting the constitution. Now ये लड़ाई हो गया because हर कांग्रेस मैन और संविधान लेकर घूम रहा है सोनी साहब. But JP Nadda says you can't, you don't have a legitimate right to do that. सोनी साहब, सर जेपी नड्डा अटैक यू ऑन दैट. प्रदीप जी, जेपी नड्डा जी जिस प्रकार से जो अटैक कर रहे हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो धाराएं थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल के एक्ट्स थे, उसके तहत वो काम किया गया. कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको अभी उनका कहना है इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो धाराएं थी उसके तहत लगाई गई. ऐसे तो नहीं कि कोई मनमानी करके लगाया गया, ऐसे तो नहीं कि कोई बिगर कोई रूल के हिसाब से लगाया गया. तो सर जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हम लोगों ने जो काम किया है वो किया है. हम लोग उसके बारे में बोल चुके हैं कितने बार, और क्यों इमरजेंसी लगी वो भी हम लोग बता चुके हैं सर. तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को ये किया है सर. इन लोग जिस प्रकार से रोज कॉन्स्टिट्यूशन की और रोज संविधान की हत्या कर रहे लोग सर, जिस प्रकार से अनरिटन इमरजेंसी जो अपने देश में लगी हुई है अभी, कि आप देखिए महाराष्ट्र इज द लाइव एग्जांपल.
महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आपने सरकार को गिराया, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आपने सरकार गिराए, आपका जो ऑपरेशन लोटस है, ये सब क्या है सर? सर ये कहां रह गया फिर इसको तो सर, कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन की एक बात? चीज बताइए, जो प्रदीप जी ने अभी आपसे पूछा, बड़ा संगीत सवाल है, वो मैंने पहले भी पूछा था, संजय द्विवेदी जी भी हमारे साथ थे, उसी में मैंने पूछा था। सर ये संविधान हत्या दिवस का क्या मतलब हुआ? ये तो पहली बार हुआ है कि हत्या शब्द जो है वो किसी जीआर में या गैजेट नोटिफिकेशन में आया, आज तक कभी नहीं आया सर। पूरे इतिहास में आज तक कभी भारत सरकार के इंक्लूडिंग द ब्रिटिश टाइम्स हत्या शब्द कभी नहीं आया गैजेट नोटिफिकेशन में, पहली बार आया है संविधान हत्या दिवस। और अगर संविधान की हत्या हो चुकी है तो अभी क्या पुनर्जीवित हुआ है संविधान? पूछना चाह रहा हूं सर आपसे। सब राजीव जी देखिए, यही एक ध्यान भटकाने वाली बात है सर। आप देखिए, अगर हम लोग भी उसको बताएंगे कि भाई नेशनल ट्रेटर्स डे बनाएंगे, हाँ, श्यामा प्रसाद जी ने जब लेटर लिखा था ब्रिटिश को कि क्विट इंडिया मूवमेंट को क्रश करो, उस दिन को अगर हम लोग नेशनल ट्रेटर्स डे मनाए, महात्मा गांधी जी के हत्या का दिन है उसको महात्मा गांधी जी के मर्डर्स डे मनाए, हाँ, फिर जो ये आर्टिकल लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस के माउथपीस में, उसको एनिमीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाए, हाँ, माफी मांगो दिवस मनाए सरदार पटेल को जिस दिन आरएसएस ने अपोलॉजी मांगी। सर ये सबसे होगा क्या? सर 140 करोड़ जनता को मिलेगा क्या इससे? सर आप ये कहिए कि भाई हम लोग गरीबों के लिए प्राइस कम करने वाला दिवस बताएंगे, गरीबों के लिए आम जो तेल फ्यूल प्राइसेस इसको कम करने वाला दिवस मनाएंगे, हाँ, ये किसानों के लिए। सर वैसे तो अभी किसानों को जिस दिन कुचला गया, जो किसान आंदोलन के दौरान टेनी जी के बेटे ने कुचला गया, उसका किसान कुचलना दिवस मनाएंगे। तो सर ये सारी बातें करने से ये सब नेगेटिव ही स्प्रेड करेगी सर। सर यहाँ पर आई एग्री विद यू होल हार्टेडली, बिकॉज what Pandit Jawaharlal Nehru said, that we need reconciliation, not confrontation. We need बिल्कुल सर। conciliation. So which is why after the ban was lifted, कोई 2 साल के लिए 1.5 साल के लिए बैन था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे, उसके बाद RSS gave a letter, gave an undertaking that they will obey the constitution, they will not do anything unconstitutional, etc., etc. They will- उसके बाद एफिडेविट दिया था, RSS के ऊपर से पाबंदी हटाई गई। एफिडेविट दिया था सर, एफिडेविट दिया था नॉट टू इंडल्ज इन मर्डर और राइट। यस सर। उसके बाद 1963 के रिपब्लिक डे परेड में पंडित जी स्पेशली रिक्वेस्टेड द आरएसएस कि आप भी अपनी टुकड़ी भेजिए, क्योंकि आज से हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान में अपना भरोसा दिखाने के लिए, आप भी विश्वास दिखाने के लिए, आप भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक टुकड़ी भेजिए। एंड आई थिंक अबाउट 120 odd RSS workers also participated in the Republic Day. Yes. So, Yes, sir. as far as Pandit ji is concerned, I don't know why the BJP keeps attacking Pandit Nehru. I agree, he made a few mistakes. Everybody does. Everybody is human. But in terms of reconciliation and getting the RSS back into the national mainstream, मुझे लगता है पंडित नेहरू का जितना बड़ा हाथ था और किसी का नहीं था। भरत सोनी साहब आप बताएं। बिल्कुल सर। सर हम लोगों को नेशनल मेन स्ट्रीम के अंदर जो लोग, हम लोगों को ऐसे लगता है कि ये लोग कहीं भटक गए हैं, ये लोग कहीं देश सेवा में नहीं है या देश सेवा के मेन फ्रेम में ये लोग नहीं है, उनको फिर से लाना चाहिए। सर देखिए, इन लोग बार बार बोलते हैं मुस्लिम अपीजमेंट, इन लोग बार बार बोलते हैं कि मुसलमानों को अब ज्यादा, लेकिन सर अगर हम लोग मुसलमानों को अगर टायर पंचर बनाने वाला मैकेनिक या ऐसे ही रखेंगे, आज देखिए सर मुंबई में जिसने टॉप किया है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया, वो एक मुस्लिम बंदा है सर। सर अगर हम लोग उनको इस I don't expect you to say that. Bharat Soni Saab, that is going against the Congress principles. He's an Indian, that's it. Whether he's a Muslim or a Hindu or a Christian, come on. But I don't expect you to say that. But the BJP, क्या बोल रहे हैं सर आप? the BJP Let him finish. Yes, Let him finish. I want to hear this. ये क्या है यार? ये सीए का एग्जाम टॉप किया है, वो मुस्लिम है, अगली बार बोलोगे वो हिंदू है, वो बुद्धिस्ट है, वो क्रिश्चियन है, ये क्या बोल रहे हैं सर आप? नहीं सर, ये लोग जो, सर मेरा बोलने का मतलब अलग है सर। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये लोग जिनको, सर देखिए मैंने आज उनका नाम क्यों लिया, क्योंकि मुझे गर्व हो रहा है कि वो जिसको हम लोग ने प्रताड़ित किया कि तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम लोग सिर्फ पंचर बनाने के लायक हो, तुम लोग सिर्फ मैकेनिक के लिए, सर उनके कम्युनिटी, सर उनको पढ़ लिख कर, अगर जब तक हम लोग पढ़ा लिखा कर राष्ट्र मेन फ्रेम में नहीं लाएंगे, वो लोग हमारे जैसा नहीं सोचेंगे।
तो उनको हम लोग को लाना पड़ेगा। एवरीबॉडी इज इन द मेन स्ट्रीम, ये सब कहने की बात होती है सर। No, but you know, Everybody is in the main Congress, the BJP has attacked you. They said that you have सत्ता पाने के लिए आपने हमेशा सत्ता पाने के लालच में तुष्टीकरण का राजनीति आपने किया है। भरत सोनी साहब वो इतिहास देते राइट फ्रॉम नेहरू जी, आप हिंदू विरोधी थे, यू आर हिंदू विरोधी। भरत सोनी साहब आर्टिकल 25 was amended, आर्टिकल 28 was amended, हिंदू धर्म एक्ट जिस प्रकार से आपने कर दिया, ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप आपने टेक ओवर कर दिया, नागा साधु के खिलाफ आपने एक एक्ट 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपने लेकर 1947 से पहले जो भी हमारे स्थल है मुसलमान के पास गए वो चले गए हमारे हाथ से। वकाफ बोर्ड 1995 में आपने जिस प्रकार से एक्ट निकाल के लेके आए और दैट मेड द वकाफ बोर्ड द थर्ड बिगेस्ट एसेट्स जो हाथ में रहता आफ्टर रेलवेज के बाद अगर किसी के पास एसेट्स हाथ में दैट इज द वकाफ बोर्ड। नाउ दिस इज दे सेड एंड लास्ट राहुल गांधी जब कह रहा कि हिंदू हिंसक है, तो जवाहरलाल नेहरू से लेके राहुल गांधी तक आपने हमेशा तुष्टीकरण का राजनीति किया है सोनी साहब। बीजेपी ने पूरा आंकड़ा देते हुए कहा। सर बिल्कुल नहीं सर, सर उसका ये सभी जो चीजें आपने गिनाई सर, इस सभी का जवाब राहुल जी ने दिया है। क्या है कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो सर जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि वो ही हिंदू समाज के सर्वे सर्वा है, वही पूरे हिंदू समाज के संरक्षक है, तो वो गलत है। सर कांग्रेस भी हिंदू है, कांग्रेस में भी हिंदू लोग हैं और वो भी, लेकिन हम लोग इनके जैसा जो नफरत हिंसा ऐसा सोचने वाले नहीं है। और सर हिंदू धर्म में नफरत करना, हिंसा फैलाना है, कहां लिखा है बताइए सर? ऐसा बिल्कुल, वो राहुल जी बता रहे थे। और मैं भी जो मेरे पहले वाले वक्तव्य में कहा था कि वही कि सबको सर मेन स्ट्रीम में, ऐसा देखिए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सर एक जमाने में पंजाब के अंदर एक्सट्रीमिज्म इतने चरम सीमा पे था कि उनको मेन फ्रेम में लाने के लिए हम लोगों ने पंजाब अकॉर्ड किया था सर, किया ना सर? तो जिस प्रकार 1985 में राजीव जी जब थे, राजीव गांधी एंड संत लोंगोवाल जी, तो सर ये सबको सर हमको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जिस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहे हैं वो, और सर इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं वो उस दिशा में उस रेट के ऊपर प्रोग्रेस होगा नहीं। इसलिए हमको बार बार सर देखिए आसाम में भी ऐसे हुआ था, आसाम गण परिषद को सत्ता पे लाके सत्ता दे दी गई थी। तो सर इसलिए जो लोग भी ऐसे एलिमेंट्स है, जो लोग को भी हम लोग को लगता है कि ये मिसगाइडेड लोग हैं, उनको हम लोग को बार बार मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। उसमें हमारे बहुत सारे लोगों की आहुति भी देनी पड़ेगी, जैसे इंदिरा जी ने आहुति दे दी, जैसे राजीव जी ने आहुति दे दी, इस प्रकार से। लेकिन बीएन सिंह जी मुख्यमंत्री मत भूलिए। बिल्कुल सर जी, दुरुस्त बात है। और उनके साथ में शुरू हुआ था 16 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। बिल्कुल सर, राजीव जी पहले शुरुआत तो हुआ था ललित नारायण मिश्र को बॉम्ब से उड़ाया था, तो समस्तीपुर में बिहार में, समस्तीपुर में। जी दुरुस्त बात। महंगाई मैन मोदी, भरत सोनी साहब ये आपने चार्ज लगाया मोदी साहब पर, महंगाई मैन मोदी आपने आंकड़ा दिया। फूड आइटम्स इन्फ्लेशन has risen 9.36%, अनाज 8.75% इंक्रीज, दाल 16.7% इंक्रीज, सब्जी 30% के आसपास इंक्रीज। राहुल गांधी जी ने आरोप लगा दिया मोदी जी पर, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल टाइम हाई एट 9.2%, बेसिक लाइवलीहुड इज अफेक्टेड। राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया कि बेसिक लाइवलीहुड इज अफेक्टेड, मगर मोदी जी ने आरबीआई का स्टेटमेंट को कोट करते हुए कहा कि आरबीआई has said the government has added 8 crore jobs, created 8 crore jobs in the last 4 years. That is Prime Minister Modi takes the credit for that. Now किसको हम लोग माने? भरत सोनी साहब। सर 8 करोड़ नौकरियां मिली क्या आपको दिखी? Create RBI statement, RBI report. That is what Prime Minister Modi is quoting. सर वही मुझे ताज्जुब हो रहा है सर कि मोदी जी कह रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों में
जो नौकरियां का रिकॉर्ड हुआ है सर। तो सर बेरोजगारी की अगर इतनी भीड़ जो है, तो फिर वो गुजरात के अंदर रेलिंग क्यों टूटी? सर पानीपत में 13 वैकेंसीज, और वो 13 वैकेंसीज काय की है सर? वो चपरासी की नौकरियां सर, उसमें 27,671 लोगों ने अप्लाई किया सर। वो एक लोग बहुत बात ज्यादा का है हिंदुस्तान जो में, है उसके अंदर। 153 करोड़ हैं सर, बहुत ज्यादा लोग हैं इसलिए। हाँ सर, सर 27,671 लोग, उसमें ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स आए। वहां मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज 8 पास सर। और देखिए इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन लाने के अंदर जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज है वो नहीं भर रहे हैं। हाँ सर, मीडियम और स्मॉल बिजनेस है वो खत्म हो गया, तो उसके तहत जो नौकरियां दी जाती थी वो नौकरियां तो है ही नहीं आज सर। मैं इसलिए आंकड़े में नहीं जाना चाहता हूं सर, मेरे पास उसके आंकड़े हैं और मैं आंकड़े में बस ये डिबेट चलता रहेगा कि 9.2 उसके सामने डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, फिर अनप्लान्ड लॉकडाउन, डिस्ट्रॉइंग, ये सारी सब चीजें एक जगह पे। लेकिन सर आज एक गरीब आदमी को अगर जो वो बाजार जाता है तो उसको कितने रुपये में दाल मिलती है, उसको 250 कितने रुपए, रुपये में 240 सब्जी रुपए, मिलती है? 240 बिल्कुल रुपए सर। किलो। और उसमें सर कंकड़ वाली 180 में भी मिलती है नहीं, सर। एक कंकड़ वाली 125 की है। कंकड़ वाली 125 की है, कंकड़ मिट्टी वाली 125 की है। उसको धोना पड़ता है बहुत अच्छी तरीके से, वो जो छाननी होती है ना उसके बाद उसमें धोना पड़ता है उसको। सर बहुत हालत खराब है। लेकिन आई बी वेरी फ्रैंक विद यू भरत सोनी साहब, बिकॉज यू आर अ बैंकर एंड आई एम टॉकिंग टू यू वेरी फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली। यू टेल मी सर, वी हैव अबाउट 153 करोड़ पीपल। 140 करोड़ का आंकड़ा बहुत पुराना है सर, 153 करोड़ हम हो गए हैं सर। यहां पर अगर आप 10 करोड़ नौकरियां भी क्रिएट कर दो, 20 करोड़ भी क्रिएट कर दो, बहुत कम है। लेट्स बी वेरी क्लियर, एट द एंड ऑफ द डे देयर विल हैव टू बी ए कंसर्टेड इंटीग्रेटेड एफर्ट फ्रॉम ऑल अराउंड टू सी टू इट दैट पीपल हैव जॉब्स, टू सी टू इट दैट देयर इज प्रोडक्टिविटी एंड थिंग्स लाइक दैट। दैट्स वेयर आई टेंड टू एडमायर व्हाट मिस्टर राहुल गांधी इज डूइंग। राहुल गांधी जी जो अभी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सरकार को सच बोलना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी लीजिए, सच बोलिए कि भाई ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अच्छा, चलते चलते आपसे एक और सवाल सर, जो आज हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य है, वो आज उद्धव जी के घर में भी गए थे, और उसके पहले वो अंबानी साहब की शादी में भी थे, जहाँ पर उन्होंने मोदी जी को भी आशीर्वाद दिया। उद्धव ठाकरे जी के घर में वो आए, उन्होंने कहा कि साहब आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उससे लोग बड़े आहत हैं, और वो दर्द जो लोगों के हृदय में है वो तभी खत्म होगा जब आप दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ बहुत बड़ी कही है जो मुझे अभी मालूम पड़ी, उसके पहले मुझे मालूम नहीं था, आई एम सो सॉरी। उन्होंने ये कहा है, एंड दिस इज टू एबीपी न्यूज़, कि केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब हो गया है। सर ये क्या है, कुछ इल्म है इसके बारे में आपको? 228 kilos of gold has disappeared. What is this? Sir, and it's a sir, शंकराचार्य saying this. जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बोल रहे हैं सर, प्लीज। सर शंकराचार्य जी ने जो कहा है 228 किलो, वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा है। और अगर ये चोरी हुआ है तो ये बड़ी समस्या है हम लोगों की, कहाँ सिक्योरिटी रही और कैसे चोरी हुआ। हमारा पुलिस, हमारा जो जो जिन लोगों ने इसकी रक्षा करनी चाहिए थी वो लोग कहाँ गए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। शंकराचार्य जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन जवाब देगा सर? गवर्नमेंट किसकी है? उस गवर्नमेंट ने जवाब देना चाहिए ना सर। शंकराचार्य जी ने जैसे आरोप लगाया और उन्होंने कहा ये बात, तो उसका सरकार ने तुरंत देना चाहिए कि भाई नहीं, हम लोग इसमें कुछ देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये भी नहीं बोल रहे सर, वो तो मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। सर 228 किलो गोल्ड कुछ होता है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कितना होता है सर वो? ये जो रिजर्व बैंक के अंदर रिजर्व उतना रहेगा सर। ये जो क्रॉस वोटिंग हो गया महाराष्ट्र परिषद में, विधान परिषद में, नाना पाटोले जी ने बहुत सीरियसली इसको ले लिया। संजय राउत ने एक्यूज किया, सबको 10 से 25 करोड़ रुपया दिया, 200 करोड़ का फंड एलोकेशन उनको मिला है। तो दिस इज अ वेरी सीरियस चार्ज। कांग्रेस आज के तारीख में कांग्रेस इज डूइंग वेल, एंड महाराष्ट्र में ऐसा है कि आपको कांग्रेस का टिकट मिला तो जीत 50% आप जीत गए, बाकी आपका मेहनत पे। तो ऐसे वक्त पर आपके माध्यम से, मींस आपके पार्टी से क्रॉस वोटिंग होना, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। सोनी साहब, प्रदीप जी, ये जिन 7 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है वो आइडेंटिफाई हो गए हैं
सर जब चंद्रकांत हंडोरे जी को हटाया गया था और जिस प्रकार से शिंदे जी की सरकार उस टाइम पे बनी, वो क्रॉस वोटिंग के बाद ही बनी थी, तो ये 7 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। और जिस प्रकार से हिमाचल में जो लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जो लोग आए नहीं, जो लोग उसमें जो पार्टी छोड़ के गए थे और फिर से आए, उनको जो नहीं दिया और जिनके कारण सरकार को तकलीफ हुई, उसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर भी इन 7 लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। रमेश चेन्नीथला जी जो हमारे इंचार्ज है यहाँ पर, उनके सामने सारी रिपोर्ट, नाना पटोले जी, हालांकि मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूं क्योंकि वो महाराष्ट्र प्रदेश की बात है, फिर भी जो मुझे जानकारी है उसके तहत मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस इस बार जरूर इन पर लेगी, क्योंकि हमारे सारे जो कार्यकर्ता है वो गुस्से में हैं कि हम लोग दिन रात रास्ते पे हम लोग काम करते हैं, दिन रात हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में जाते हैं, मेहनत करके जाते हैं, हमारे खुद के खर्चे से आते हैं, और सर एक पार्टी के लिए प्यार है, राहुल जी के लिए प्यार है, उसलिए आते हैं। और अगर ये चुने हुए लोग जो ऐसा करने वाले हैं तो वो एक गलत मैसेज जाता है, तो उनपे बिल्कुल कार्रवाई होगी। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा सर इनको टिकट मिलती है कि नहीं, या इनको किस प्रकार से बाहर रखा जाता है। लेकिन एक चीज है, आपको अभिनंदन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। 13 सीटों में से 13 बाई इलेक्शन में से 10 आप लोग जीत गए सर, 10 आउट ऑफ 13, फैंटास्टिक। सर हम लोग एक हारे उसका हमें सर जीता उसका तो खुशी है ही है, लेकिन हम लोग एक जो हारे ना वो हम लोग नहीं हारते थे अगर ये 7 लोग जो क्रॉस वोटिंग नहीं करते थे। ये तो सर आप परिषद की बात कर रहे हैं, मैं तो बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी मैं तो असेंबली बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ सर। 13 में से 10 सीटें आप जीते हैं सर, मतलब उत्तराखंड में भी आप जीत गए जहां पर बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में तो खैर आप ही की सरकार है, आप जीत गए। लेकिन बड़ा अजीबोगरीब है ये, दिस आई वुड लाइक टू आस्क यू, बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस इज जस्ट रिसेंटली last month only the election results have come out, right, of the लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 सीटें बीजेपी जीती, उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीती, और बाई इलेक्शन में एक सीट को छोड़ करके बीजेपी एक हमीरपुर की सीट जीती है उत्तराखंड में, बाकी 1700 वोट से ही जीती है हमीरपुर की सीट। जी आप उत्तराखंड में भी बाकी सीटें जीत गए, हिमाचल प्रदेश में भी जीत गए, मतलब ये क्या हो रहा है? और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, एक मध्य प्रदेश से और एक उत्तराखंड से, बाकी हर जगह पे आप जीते हैं। और जालंधर वेस्ट तो सर भारतीय जनसंघ की सीट रही है, पारंपरिक तौर पर भारतीय जनसंघ की सीट रही है। जब कांग्रेस की भी सरकार होती थी, यहां तक कि ज्ञानी जैल सिंह की भी जब सरकार थी पंजाब में, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे पंजाब के, जालंधर वेस्ट हमेशा भारतीय जनसंघ को गई है। पहली बार हुआ है कि आम आदमी पार्टी जीत के आई है वहां से, ये क्या हो गया? जरा बताएं इसके बारे में सर। सर राजीव जी, ये इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए ये जो मोदी जी की जो तीसरे टाइम की जो सरकार आई है, अभी एनडीए की सरकार बोलते हैं वो लोग, तो ये एनडीए की सरकार का आने का ये तो इनके सरकार के खिलाफ वोट मिला है इनको, 63 सीट्स इनको कम मिली है, तो लोगों का गुस्सा जो है, लोगों को इस सरकार के विरुद्ध मतदान किया है। मैंडेट इज अगेंस्ट दिस एनडीए गवर्नमेंट, मैंडेट इज अगेंस्ट देम। तो वो जैसे जैसे लोगों के समझ में आ रहा है, वैसे वैसे लोग जहां इलेक्शन होंगे वहां इनको हार मिलते रहेगी सर। और देखिए जिस जगह पे भी बीजेपी के लोग जो जीते हैं 1-2 सीट में या कहां पर, वहां 1700 और 3700 और ऐसे कम वोटों से जीते हैं वो। तो इस प्रकार से सर ये होते रहेगा। आने वाले दिन में महाराष्ट्र में देखिए सर क्या होता है, महाराष्ट्र में तो हम लोग इनको फिर से हराएंगे, हमारी महाविकास आघाड़ी कॉन्फिडेंट कांग्रेस। शरद पवार साहब ने तो फिर एक बार प्रेडिक्शन दी है, पहले 155 पे थे, वो 225 पे पहुंच गए। तो मतलब उन्होंने जो वेरी फ्रैंकली उन्होंने जो लोकसभा में जो प्रेडिक्शन दी थी वो तो 16 आने ठीक हुई। उन्होंने कहा 30 सीटें आएंगी आपकी, एग्जैक्टली 30 सीटें आई +1, सांगली की जो सीट अगर ऐड कर ली जाए तो 31 आ गई। तो मतलब शरद पवार जी को तो एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, जबरदस्त क्या प्रेडिक्शन दी है उन्होंने, मान गए सर। शरद पवार जी की बात, राजीव जी, शरद पवार जी की बात अगर जो मानते ना, उन्होंने जो कंप्लेंट की थी इलेक्शन कमीशन को, उनका जो चिन्ह है ना वो तुतारी है, और उसके साथ एक तुतारी वाला जो क्लेयोनेट जो है वो एक जन को दे दिया और वो तुतारी जैसा दे दिया।
तो सर उसमें वहां पर उनका जो कैंडिडेट हारा है, वहां पर उस उम्मीदवार को 37,000 वोट्स मिले हैं। जी, क्योंकि लोगों ने और तुतारी सर पे लगाया दूसरा- होगा, लोगों हाँ, ने वो लोग गलती से, वो आदमी को कोई जानता नहीं, उसको तुतारी के ऊपर लगा दिए लोगों ने, जी। क्योंकि वहां के लोग समझे ही नहीं वो तुतारी पे। तो ये तो सर शरद पवार जी की जो बाकी की 2 सीट हारे हैं वो भी जीतते थे सर। सो देखिए, मैंने आप ही के शो में, आप मेरा पुराना क्लिप देख लीजिएगा, मैंने कहा था कि हम लोग 36 सीट्स लाएंगे महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में। आप 31 ये मैंने आपको कहा था। और सर मैंने आपको मुंबई की 5 सीटों के बारे में भी कहा था। हम लोग एक ही सीट हारे हैं सिर्फ 48 वोट से, वो भी क्या जगलरी हुई पूरा देश जानता है। तो सर उस प्रकार से सर उद्धव जी, शरद पवार जी और हमारे महाराष्ट्र के जो नेता है राहुल जी के नेतृत्व में जो लोग सारे लोग काम करते हैं, उनके ऊपर लोगों का भरोसा है। और लोगों सर को चलते चलते आपसे एक है। सवाल, चल देते एक आखिरी सवाल, दिस इज रियली जेन्युइनली द लास्ट क्वेश्चन टू यू। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इज वेरी इनसिक्योर, मुझको ऐसा लग रहा है, बिकॉज आई हैव बीन वाचिंग द भारतीय जनता पार्टी, आई हैव नोन देम सिंस द डेज ऑफ द भारतीय जनता संघ। भारतीय जनता पार्टी को इतना इनसिक्योर मैंने कभी नहीं देखा पहले, बड़े असुरक्षित है। क्या हुआ है, एक तरफ राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी की अंडरस्टैंडिंग, और इस तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव की अंडरस्टैंडिंग, तो दोनों तरफ से इट्स अ पिंसर अटैक ऑन द बीजेपी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बीजेपी को, दोनों को, मतलब हाउ डू दे हैंडल इट। तो आपको क्या लग रहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है विल इट लास्ट? क्योंकि बीजेपी विल ट्राई एवरीथिंग, लेट मी टेल यू दिस, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। उनके सर्वाइवल की बात है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम नहीं छोड़ेगी कि इधर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के बीच में दरार पड़ जाए, और इधर राहुल गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार के बीच में दरार पड़ जाए। हाउ विल यू मैनेज दैट सर, बताएं। राजीव जी देखिए, इन लोगों के सारे हथकंडे जो थे, ये 10 साल में इन सबको इनके हथकंडे पता चल गए, ये लोग क्या हथकंडे अपना सकते हैं। अभी फिर से ईडी सीबीआई की तो रेड नहीं गिरवा सकते हैं। क्यों नहीं गिरवा सकते? क्योंकि अभी तो Who has stopped them? अभी तो Who has stopped them? सर अभी तो वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे ना सर। उनको, उनकी जो सत्ता टिकी है वो 2 लोगों पे टिकी है, नानी के ऊपर, नायडू और नीतीश के ऊपर। So if you believe Naidu and Nitish, तो- you got a hope, sir. You know them quite well. नहीं सर, आज हम लोग कुछ नहीं बोल रहे सर। आज हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे उनके कारण गिरी, हम लोग उनको नहीं गिराना चाहते हो, खुद गिरने दीजिए। लेकिन सर देखिए, इसलिए ये सारा जो गठबंधन हुआ है, इनको सबको, अभी देखिए कल ममता दीदी जी आई, उद्धव जी के यहाँ गई और उन्होंने कहा कि मैं प्रचार के लिए तुम्हारे इधर आऊंगी। तो सर ये सारी बातें हमारे जो इंडिया अलायंस के जितने नेता है, जो सभी को जानते हैं, जो उनको अभी पता है कि किस प्रकार से ये लोग गुमराह करते हैं और किस प्रकार से फूट डालने की कोशिश करते हैं। वो सर, हम लोग नीतीश जी को बहुत सोचते थे, नीतीश जी जिन्होंने इंडिया गठबंधन शुरू कराया, वो हमारे साथ रहे, ऐसा हम लोग सोचते थे। लेकिन किसी कारणवश नहीं है, वो भी आ जाएंगे, वो कितने दिन ये लोग उनको गुमराह करते रहेंगे। But I'll tell you what, बिहार का जो, sir, before you go, बिहार, let me make one thing very, very clear. I was very impressed with the Ambani wedding. Let me tell you very frankly. For me, as an Indian, it's a great feeling that here's an industrialist who just snaps his fingers, and the best of the best from all over the world just turns up here in attendance. For me, that is a great feeling. What is not a great feeling is that I was not invited. That is not a great feeling. Right, sir. Thank you very much. भरत सोनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू राजीव नमस्कार जी, सर, थैंक यू। नमस्कार। Thank you, sir. All the best, sir, Pleasure, and pleasure. congratulations again on the by-election results. Yes. Thank you so much, थैंक यू sir. सर, थैंक यू। Right, we were supposed to get Mr. Ali Daruwala right now.